हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। 6th सेमेस्टर में जो लोग जूलॉजी में हैं उनका ये पहला वन शॉट होने वाला है। पहले हमने सोचा यार यूनिट वाइज कराएं, फिर हमने कहा यार क्यों पचड़े में पड़े हुए हो। रियलिटी ये है कि 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें अगर आप पढ़ लेते हो लॉन्ग शॉर्ट सब मिलाकर तो आपका पूरा पेपर हो जाएगा। तो आज 10 क्वेश्चंस हम लेके आ गए हैं, ऐसे ही 4-5 फटाफट से वन शॉट हम आपको दे रहे हैं। सारे के सारे पढ़ डालो, हम भरोसा दिला रहे हैं पेपर आपका पूरा हो जाएगा। अगर डिस्क्रिप्टिव है तो, ऑब्जेक्टिव है तो वो भी। कुल मिला के आने वाले 10 दिन हम अंधाधुंध वीडियोस डालेंगे, बाकी आप देख लेना कैसे देखोगे क्या करोगे। भैया अंधाधुंध कंटेंट डालने वाले हैं भाई, ठीक। तो 6th सेमेस्टर जूलॉजी का ये फर्स्ट पेपर, इसमें पहला क्वेश्चन है स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं, स्टेम सेल्स क्या होते हैं। ये आपने 11th क्लास से पढ़ रखा और इतनी आसान लैंग्वेज में आपको दिया है कि एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। हमने क्या लिखा, ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो खुद को बार बार विभाजित कर सकती हैं, तोड़ सकती हैं और अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। 2 प्रकार की मेरे भाई होती हैं। पहली कौन सी होती हैं? पहली होती एम्ब्रायोनिक स्टेम कोशिकाएं, यानी ये भ्रूण से, एम्ब्रायो से मिलती हैं तथा सभी प्रकार की सेल्स बना सकती हैं। तो ये जो पहली वाली हैं ये किसी भी प्रकार की कोशिका में परिवर्तित हो सकती हैं। लेकिन जो दूसरी वाली हैं ये एडल्ट स्टेम सेल्स कहलाती हैं। ये शरीर में पाई जाती हैं और लिमिटेड सेल्स ही बना सकती हैं, यानी ये हर प्रकार की कोशिका में परिवर्तित नहीं हो सकती। क्या करती हैं ये स्टेम कोशिकाएं? तो हीलिंग का काम करती हैं। हीलिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को ठीक करना। जैसे हमारी बॉडी सबसे अच्छा हील कब करती है? जब हम लोग सो रहे होते हैं। इसलिए हमसे कहा जाता है कि कम से कम 6-7 घंटे जरूर सो, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, अपने आप को रिकवर करना शुरू करती है। और अगर आप सही से नींद नहीं ले रहे हो तो रिकवरी अच्छी नहीं होगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी भाई, ठीक। तो हीलिंग हो गई, नई कोशिकाओं का निर्माण, खुद विभाजित होंगी, नई कोशिकाओं को प्रोड्यूस करेंगी। मेडिकल जो रिसर्च है उसमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टेम कोशिकाएं पेपर में 3 नंबर तक के क्वेश्चन में आपको मिल सकती हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़ना है भाई, ठीक है। नीचे कमेंट में लिख देना 6 सेमेस्टर वाले कितने लोग हो, थोड़ा सा हमें भी हौसला मिलेगा। जल्दी चलो, हम बहुत बड़ी बात नहीं करें, अगर 10 कमेंट आ गए कल सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी जूलॉजी की दूसरी भाई, ठीक। म्यूटेशन क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में मिलेगा। भैया म्यूटेशन क्या है? डीएनए के सीक्वेंस में होने वाले परमानेंट चेंज को ही हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। जो डीएनए की सीक्वेंसिंग है, डीएनए क्या होता है हमने आपको बता रखा है। जिसमें मेरे भाई शर्करा होती है, ठीक है, साथ में क्या होता है, बेस होता है, और क्या होता है, फास्फेट ग्रुप होता है। ये सारी चीजें जब आपस में मिलती हैं तो भैया न्यूक्लियोटाइड बनता है, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल बनता है। तो इसका जो सीक्वेंस है पूरा, अगर उसमें चेंज आ जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। किस किस तरीके से चेंज आ सकता है? तो एक तो भैया जीन म्यूटेशन हो सकता है, यानी जो इसके जीन्स का लेवल है वो चेंज हो जाए, जो जीन्स का अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगा। दूसरा क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकता है, यानी गुणसूत्रों में परिवर्तन हो सकता है, यानी क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र का स्ट्रक्चर, उनका नंबर चेंज हो सकता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं, पतला बढ़ के 47 हो गए, 45 रह गए। अलग अलग तरीके से दिक्कत हो सकती है भाई, ठीक। कारण क्या है? तो बहुत सारा रेडिएशन हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, रेप्लिकेशन एरर हो सकती है कि अपना कॉपी दूसरा, यानी ओवरऑल बात करें इस तरीके की दिक्कत से इफेक्ट क्या है भैया? देखो, जब कभी भी परिवर्तन होगा तो परिवर्तन या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। कभी कभी परिवर्तन तुक्के से अच्छा भी हो जाता है, लेकिन बेनिफिशियल जो है वो रेयर है, बहुत कम ही अच्छा होता है। नॉर्मली ये हार्मफुल होता है, जीन से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल भी चीजें चलती रहती हैं भाई, ठीक। फिर एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है विजडम टीथ, जिसे लोग अकल की दाढ़ कहते हैं। कई बार ये 17 से 25 साल की एज में निकलने लगती है। पुराने जमाने में लोग खूब चीर फाड़ करके उल्टा सीधा हार्ड खाना खाते थे, तब इसकी जरूरत पड़ती थी। आज की डेट में ये अवशेषी अंग हो गई एक तरीके से, यानी वो अंग जैसे पहले लोगों के पूंछ होती थी अब नहीं होती है। पहले शरीर पे बहुत बाल होते थे, अब नहीं होते हैं। पहले आंखों में झिल्ली होती थी, निमेशक पटल, अब नहीं होते हैं। पहले लोग कान चला सकते थे, अब नहीं चला सकते हैं। वैसे ही पहले अकल दाढ़ होती थी तब, अब क्या है, अब आदमी के जबड़े भी पतले हो गए हैं, वो नॉर्मल खाना खा रहा है, सॉफ्ट खाना खा रहा है, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। कभी कभी ये निकलने लगती है लोगों के, तो दर्द वगैरह होता है क्योंकि जगह कम है, तो फिर डॉक्टर वगैरह उसे निकलवा देते हैं। नॉर्मली छोटी मोटी तो कोई दिक्कत नहीं होती है भाई, ठीक। तो लास्ट मोलर टीथ जो 17 से 25, अक्ल दाढ़ इसलिए नहीं कि अक्ल बढ़ जाती है, अक्ल दाढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि 17 से 25 तक आदमी समझदार हो रहा होता है, उस समय निकलती है, समझदारी के समय निकलती है, इसलिए इसे हम लोग विजडम टीथ भी कह देते हैं। पहले ह्यूमंस हार्ड फूड खाते थे, तब एक्स्ट्रा टीथ की जरूरत पड़ती थी, परंतु अब सॉफ्ट डाइट हो गया, जबड़ा छोटा हो गया, तो भैया स्पेस ही नहीं है, इस कारण दर्द हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, सूजन हो सकती है, तो ये अक्ल दाढ़ कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि अक्ल की एज में निकलती है, इसलिए इसे अक्ल दाढ़ हम लोग कह देते हैं भाई, ठीक।
होमोलॉजी और एनोलॉजी क्या है, बचपन से सिखाया जाता है। समजात अंग क्या है, समवर्ती अंग क्या है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक। इसमें लैमार्कवाद वगैरह वो सब आपने जो पढ़ा, देखना अगले वन शॉट में हम आपके लिए लेके आ जाएंगे, घबराना नहीं है भाई, ठीक। तो होमोलॉजी और एनोलॉजी क्या होता है, तो वो अंग जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, बने एक तरीके से हैं लेकिन काम उनका अलग अलग होगा, उसे हम लोग कहेंगे होमोलॉगस ऑर्गन। जैसे इनका इंटरनल स्ट्रक्चर और ओरिजिन समान होगा, मतलब उत्पन्न होने का तरीका सेम होगा, कार्य अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मनुष्य का जो हाथ है और जो वेल है उसका जो पंख है, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। भैया जो वेल मछली पंख का इस्तेमाल करेगी वो अलग है, हम लोग का जो हाथ है खाने पीने का इस्तेमाल, उससे वेल मछली खाने थोड़ी लगेगी, तो काम अलग अलग है। हड्डियां बेसिकली उसी तरीके से बनी है, स्ट्रक्चर वही है, तो इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, एनोलॉगस होमोलॉगस मतलब ऑर्गन्स कहलाते हैं। जबकि वो अंग जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, देखने में अलग अलग तरीके के लग रहे हैं परंतु उनका काम सेम होता है, उन्हें एनोलॉगस कहते हैं। जैसे अगर हम कहें बर्ड बिंग हो गया, इंसेक्ट बिंग हो गया, तो भैया जो पक्षी का पंख है और जो कीड़े का पंख है, दोनों का काम क्या है, दोनों का काम उड़ना ही है मेरे भाई। तो इस तरीके से ये एनोलॉगस ऑर्गन्स कहलाते हैं मेरे भाई, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है वेस्टिजियल, ये वही है मेरे भाई, अवशेषी अंग है, वो अंग जो समय के साथ साथ उनकी जरूरत नहीं थी तो वो खत्म हो गए, उन्हें ही हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। यानी एंसेस्टर्स ना, मतलब जो प्राचीन लोग थे, जो पूर्वज थे, जो बुढ़े थे, उनमें पाया जाता था। अपेंडिक्स हो गया, अक्ल की दाढ़ हो गई, पुच्छ कशेरुकाएं हो गई, कर्ण पल्लव की पेशियां हो गई, निमेशक पटल हो गया, ठीक, बालों, शरीर पे बाल हो गए, ये सारे के सारे अवशेषी अंग ही कहलाते हैं। इससे हमें एवोल्यूशन का पता चलता है कि पुराने जमाने में लोगों के होते थे, एवोल्यूशन के साथ साथ इनकी कमी होती गई तो इनकी जरूरत खत्म होती गई मेरे भाई, ठीक है। फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, तो कोई ड्रिफ्ट का मतलब जगह से हटना, सरल भाषा में तो किसी पॉपुलेशन में जीन की संख्या का बदल जाना, फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ जाना, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। यह एक चांस प्रोसेस है, मतलब तुक्के में हो सकता है, जरूरी नहीं हम करने ही बैठे हैं जीन में, लेकिन छोटी पॉपुलेशन अगर कम लोग हैं तो उनमें इसका ज्यादा प्रभाव दिखाई देगा। सीधी सी बात है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, 10-20 मर भी गए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम लोग हैं वहां पे 10-20 मर गए तो फर्क पड़ेगा। तो कम जनसंख्या में इसका प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ सकता है, जैसे बोटल नेक इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पॉपुलेशन अचानक से कम हो जाती, भूकंप आ गया, ठीक, बाढ़ आ गई, लोग मर गए, जो बचे हुए लोग हैं उन्हीं के जीन्स केवल आगे बढ़ते हैं और इससे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कम हो जाती है। लोग कम हो जाएंगे तो डाइवर्सिटी भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। दूसरा क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो नई जगह पे जाके रहने लगे, तो नए तरीके के जीन्स हैं और वहां के लोग, यानी ओवरऑल नई जेनेटिक चीजें स्टार्ट होंगी, इससे नई पॉपुलेशन अलग होनी शुरू हो जाती है और नई पॉपुलेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक भाई। फिर एक क्वेश्चन है एजिंग, कई बार पेपर में आता है। एजिंग क्या है, एजिंग का मतलब बुढ़ापा, बूढ़े हो जाना, एज हो जाना, एजिंग कहलाता है भाई। तो समय के साथ साथ शरीर की क्षमता का कम हो जाना, बुढ़ापा आ जाना, सठिया जाना, एजिंग कहलाता है। कारण क्या है, वो जीन्स में, देखो जो जीन्स है हमारे वो हमारी एज को कंट्रोल करते हैं, इसे जेनेटिक थ्योरी बोल देते हैं। साथ ही साथ हार्मफुल मॉलिक्यूल, डैमेज सेल्स, जो हार्मफुल मॉलिक्यूल है हमारी कोशिकाओं को नष्ट भी करते रहते हैं। बॉडी जो है धीरे धीरे करके, तुम्हारी भाषा में घिस गया शरीर, यार कितना रगड़ोगे शरीर को, तो जब शरीर भी धीरे धीरे करके डैमेज होता चला जाता है तो फिर एजिंग जो है वो हो जाता है भाई, ठीक। परिवर्तन क्या होंगे, स्किन रिंकल, झुर्रियां पड़ने लगेंगी, मेमोरी कमजोर होने लगेगी, इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, बार बार बुखार नहीं, बुढ़े लोग एक्टिंग भी लोग ऐसे करते हैं मतलब क्या है, इम्यूनिटी कम हो गई, बार बार खांसी आ रही है, सफेद बाल होने लगेंगे। तो एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे अवॉइड नहीं कर सकते हो आप, बुढ़ा तो सभी को होना है, ठीक है भाई। उसके बाद जीवाश्म, फोजाइल्स बोलते हैं जिन्हें। तो जीवाश्म क्या होता है, जीवों के अंश जो मर गए, पता था कहीं दबे हैं, ठीक है, उनकी हड्डियां वड्डियां मिल गई, जीवों के अंश हमें मिल गए तो उसे हम जीवाश्म कहते हैं। तो पुराने जीवों के प्रिजर्व्ड रिमेन्स, जो बचे हुए भाग हैं उनके, या इंप्रेशन भी अगर मिलना है तो वो सब जीवाश्म कहलाएंगे। जैसे बॉडी जीवाश्म हो सकते हैं जिसमें हम लोगों को हड्डियां मिल जाएं, दांत मिल जाएं, या फिर ट्रेस भी हो सकते हैं, वो किसी के फुटप्रिंट मिल गए, इस तरीके की चीजें भी जीवाश्म में आती हैं भाई, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले जो भी जीव होगा वो मरेगा, मरने के बाद मिट्टी में दब जाएगा, फिर मिनरल उसे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करने के बाद वो जीवाश्म बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह भी ये सब जीवाश्म ही है, पेट्रोलियम भी उसी का हिस्सा। इंपॉर्टेंस क्या है, तो नंबर एक तो एवोल्यूशन पता चलता है कि पुराने जमाने में चीजें ऐसी थी, अब ऐसी हो रही हैं। पास्ट लाइफ की स्टडी हो सकती है, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम को समझा जा सकता है, पहले के लोग कैसे थे, किस तरीके का माहौल था, अब क्या है, तो ये सब हम लोग इससे समझ सकते हैं। फिर कार्बन डेटिंग क्या होता है, देखो रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है, जो पुरानी चीजें हैं उनकी आयु का पता लगाना। कैसे पता लगाओगे, तो भैया बॉडी के अंदर कार्बन होता है, कार्बन का क्या है, समस्थानिक है। देखो भैया कार्बन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हम लोग पढ़ते हैं, 12, 13
और 14 ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है, इसलिए रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहला रहा है। तो कार्बन 14 की एज बहुत होती है। तो अब हर व्यक्ति के अंदर इतना है। फिर जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम देखते हैं कि कितने समय बाद आप चेक करो तो कितना कार्बन बचा हुआ है, कितनी मात्रा बची हुई, उससे चेक कर लेते हैं कि यार इतना टाइम हो गया होगा इस वस्तु को, इस वजह से इतना ही कार्बन रह गया है, तो इस वजह से चीजें कम हो गई हैं। तो जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एज को पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। जितने भी जिंदा ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें C14 पाया जाता है। डेथ के समय जब वो मर जाते हैं तो वो धीरे धीरे करके डिके यानी खत्म होने लगता है। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 5730 साल, 5000 साल से भी ज्यादा होती है। जबकि ये हाफ लाइफ अर्धायु, सोचो पूरी लाइफ कितनी होगी, 10,000 साल से ज्यादा होगी। तो आप आराम से इतने साल तक का इंतजाम है ही, पता लगा सकते हो भाई। ठीक, इससे क्या होगा, जो जीवाश्म हमें मिल रहे हैं, पुराने दबे दबाए हड्डी कंकाल वंकाल मिल रहे हैं, उन सब की एज पता लगा सकते हैं भाई। ठीक है, उसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे होते हैं, जो पुरातात्विक विभाग वगैरह वाले होते हैं, ढूंढते रहते हैं, वो भी अपने ऑब्जेक्ट्स का पता लगा सकते हैं भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, एक्रोसोम क्या होता है? तो सबको पता है महिलाओं में क्या होते हैं, एग रिलीज होते हैं, पुरुषों में स्पर्म होते हैं, एग फर्टिलाइज होता है और भ्रूण यानी बच्चे का निर्माण होता है। ये बेसिक प्रोसेस है भाई। ठीक है, तो जो एक्रोसोम होता है, ये जो मनुष्य में, जो पुरुषों में स्पर्म पाया जाता है, उसके हेड के ऊपर प्रेजेंट एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एग को तोड़ने का काम करेगा, आउटर लेयर को तोड़ेगा और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा भाई। ठीक है, इसमें कई एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे एक एंजाइम होता है एक्रोसिन, इस तरीके के एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये 10 वो क्वेश्चन है जो कई बार शॉर्ट में आए हुए हैं। ये शुरुआत हमने इसलिए कर दी है ताकि आपको ये लगे कि सर जी आपके साथ है, बिल्कुल आपके साथ है। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हम सब बना रहे हैं, दिन रात एक करके सिर्फ कंटेंट बनाएंगे। बस आपका प्यार चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, बच्चों तक शेयर करो। पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो 5-7 ऐसी वीडियो हम आपको देंगे, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव है तो उसकी भी सीरीज 1 से 2 दिन के अंदर लेके आएंगे। पूरी मेरी कोशिश है कि पेपर आपके 11 अप्रैल से, उससे पहले अधिक से अधिक कंटेंट हम आपको दे दें। जिनके 16 से हैं या जिनके MJPRU हमारी तरफ लगती है, अगर आपके पेपर मई में है, घबराना नहीं है मेरे भाई। BSc मतलब बीड एकेडमी आपके साथ है, जान लगा देंगे मेरे भाई। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।